और गर्मी में इतनी दूर चलने से ही मैं पसीने में नहा गया। रेत का टीला वहां से काफी फासले पर था। मैंने हिम्मत न हारी और टीले का रुख कर लिया। पथरीली संगलाख जमीन का सिलसिला खत्म हो गया था और मेरे पांव खुश्क रेत में धंसने लगे थे। मुझे रेत के टीले तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। पसीने की धारें मेरी गर्दन और माथे पर बहने लगी। रेतीले टीले की ओट में एक तरफ छांव थी। मैं वहां जाते ही बेदम होकर गिर पड़ा। कुछ देर जस्ताने से जिस्म में कुछ तवानाई बहाल हुई तो मैंने अपनी जेब में से वो फल काटने वाला चाकू निकाला जो मुझे मनहूस और कातिल अस्पताल के मोटरसाइकिल सवार की डिग्गी से मिला था। मैंने जमीन का जायजा लिया। मैं कोई माहिर अर्जियात नहीं था, मगर फिर भी दरबदर की ठोकरें और बलाखेज मुहिमों ने मुझ में काफी तजुर्बा भर दिया था। टीला जहां से शुरू होता था उस मकाम पर मैंने चाकू से रेत इधर उधर हटानी शुरू कर दी। रेत नरम थी, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये भी धड़का लगा था कि कहीं पीछे से दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर या सहराई जीपें न आ जाए। दिन की रोशनी में मुझे काफी बुलंदी से देखा जा सकता था। खुले सहरा में तो दिन के वक्त एक चूहा भी दौड़ता दिखाई दे जाता है। मैंने जमीन खोदने की रफ्तार तेज कर दी। दरमियान में सांस लेने को रुक भी जाता। यूं कुछ देर बाद मैंने रेत में इतना गहरा गड्ढा खोद लिया कि मैं उसी में गर्दन तक छुप कर बैठ सकता था। फिर ख्याल आया कि जमीन मजीद खोदी जाए ताकि मैं पूरा उसमें छुप जाऊं। मैंने रेत की तह में दोबारा चाकू चलाना शुरू कर दिया। रेत नीचे से गीली निकलने लगी। मेरा दिल खुशी से धड़का। कहीं इस जगह रेत के नीचे कोई चश्मा तो नहीं बह रहा। मैंने काम तेज कर दिया। अब रेत इतनी गीली थी कि मैं निचोड़ कर उसमें से पानी निकाल सकता था। मेरा हौसला बढ़ गया। मजीद 1 फुट खोदने पर जमीन के अंदर से पानी निकल आया। खुशी से मेरा दिल उछल पड़ा। पानी रेत के नीचे से रिस रहा था। मैंने सैर होकर पानी पिया, मुंह हाथ धोया और गड्ढे के पहलू में एक शिगाफ डालकर उसे कुशादा कर दिया। मैं उस शिगाफ में बैठ गया। ये जगह ठंडी थी और सहरा की तपिश से महफूज थी। प्यास बुझने से जिस्म ताजा हो गया। अगरचे भूख अपनी जगह पर कायम थी, लेकिन भूखे रहने की मुझे ट्रेनिंग मिली हुई थी। आदमी भूखा तो 2-3 दिन रह सकता है, मगर पानी के बगैर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। वहां कोई घास फूस और झाड़ियां भी नहीं थी कि जिनकी जड़ें खोद कर मैं पेट की आग बुझा सकता। बहरहाल मुझे छुपने का बड़ा अच्छा ठिकाना मिल गया था। प्रोग्राम यही था कि धूप ढलते ही यहाँ से निकलकर सहरा में सफर शुरू करूंगा। हो सकता है कि सहरा में कोई ऐसी झाड़ी या दरख्त मिल जाए कि जिसकी जड़ें या पत्ते खाने से मेरे पेट की आग भी ठंडी हो। एक अजीब वहशत खेज सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। इतना खामोश और साकित दिन मेरी जिंदगी में पहले नहीं आया था। शहरों में तो रातें भी बोलती हैं और यहाँ सहरा में तो दिन के मुंह पर भी ताला लगा था। रेत के सफेद चमकीले जर्रों पर धूप पड़ने की वजह से सहरा में चांदनी जैसी चमक पैदा हो गई थी। सहरा में दिन इतना रोशन होता है कि आदमी की आंखें चुंधिया जाती हैं। गड्ढे के अंदर मुझे बड़ा आराम था और सहरा की तेज चमक और गर्मी वहां तक बहुत कम पहुंच रही थी। इस मुहिब सन्नाटे में मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि मेरे कान खड़े हो गए। ये आवाज किसी बड़े खतरे का इशारा थी। मैं हमतन गोश होकर उस आवाज की लहरों को पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश कर रहा था। ये किसी फौजी ट्रक की आवाज थी। घूम घूम करता ट्रक दूर से किसी तरफ बढ़ता जा रहा था। पहले तो एहसास हुआ कि आवाज मेरी तरफ नहीं आ रही, बल्कि मेरे मुतवाजी दूर सहरा में किसी तरफ जा रही है। लेकिन जब आवाज आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा साफ होती गई तो मुझे तशवीश हुई। मैं तेजी से गड्ढे में से निकलकर बाहर आ गया और टीले की ओट में लेटकर उस समत को देखा जिधर से ट्रक की आवाज आ रही थी। दूर मुझे संगलाख और जमीन में जज्ब होते कोहान नुमा टीलों के बीच में एक स्याह धब्बा आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ रेंगता नजर आया। एक बार धूप में उसमें चमक पैदा हुई। ये ट्रक की स्क्रीन की चमक थी। मेरे जहन ने तेजी से काम शुरू कर दिया। जाहिर है ये इस्राएली फौजी ट्रक था और वो लोग मेरी तलाश में ही इधर आए थे। मुझे अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए था, यही एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार सामने आ रहा था। अगर वो उस टीले के करीब पहुंच गए तो मेरा बचना मुहाल होगा। वो मुझे बड़ी आसानी से तलाश कर लेंगे। अगर उनके पास खोजी कुत्ते भी हुए तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मैं गौर से ट्रक के धब्बे की तरफ देख रहा था। वो एक संगलाख टीले की ओट में गायब हो गया। उसकी आवाज भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो टीले का चक्कर लगाकर बाहर निकल गया। अब वो ज्यादा करीब नजर आने लगा था। मेरे लिए वहां कोई जगह नहीं थी। जो गड्ढा मैंने खोदा था वो मुझे पकड़वाने में मददगार साबित हो सकता था। भागने की भी जगह न थी। सहरा में धूप चांदी की तरह चमक रही थी और वहां दौड़ता हुआ एक चूहा भी आसानी से देखा जा सकता था। मैं गड्ढे से बाहर निकल आया और रेंगता हुआ टीले की दूसरी जानिब छांव में रेत पर पेट के बल लेटकर ट्रक को तकने लगा। मुझे मालूम था कि ट्रक में बैठे हुए फौजियों के पास यकीनन दूरबीन होगी और अगर मैं उठ खड़ा हुआ तो वो आसानी से मुझे देख लेंगे। ट्रक अगरचे मुझसे अब भी 2-1 फरलांग के फासले पर था, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था। ये फौजी हैवी ट्रक था जो दोनों जानिब से मटियाले रंग की तरपाल से ढका हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता पत्थरों पर उछलता मेरी ही तरफ बढ़ा चला रहा था। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि एक जांबाज और सरफरोश मुसलमान कमांडो की तरह इन यहूदियों का मुकाबला करूंगा और अगर मर भी गया तो 2-3 को मार कर ही मरूंगा।
मेरे पास फल काटने वाले चाकू के सिवा और कुछ नहीं था जो मेरे एक हाथ में था। ट्रक चलते चलते पत्थरों की टेकरियों के दरमियान एक तरफ साए में रुक गया। मैं एक मफरूर कैदी और माहिर शख्स की तरह ट्रक पर नजरें गाड़े हुए था। ट्रक के पीछे से 3 वर्दी पोश फौजी राइफलें कांधों पर डाले छलांगे लगाकर बाहर निकल आए। अगली सीट पर से भी 2 फौजी बाहर कूदे। वो टेकरी की छांव में पत्थरों पर बैठ गए। उनमें से एक फौजी ने आंखों पर दूरबीन लगाई और जिस तरफ मैं रेत पर औंधा पड़ा था उस तरफ देखने लगे। वो सामने फैले हुए सहरा का जायजा ले रहा था। फिर उसने दूरबीन अपने साथी को पकड़ा दी। इतर में दूसरे फौजियों ने ट्रक के अंदर से लकड़ी का एक बक्स निकाल कर बैठे हुए फौजियों के सामने लाकर रख दिया। ये दोनों बैठे हुए फौजी यकीनन अफसर रैंक के थे। उन्होंने बक्स में से किसी मशरूब के टिंग निकाल कर खोले और पीने लगे। बाकी 3 फौजी भी मशरूब के डिब्बे लेकर उनके करीब ही छांव में बैठ गए। मैं बड़े गौर से उनकी हर हरकत का मुशाहिदा कर रहा था। मुझे यकीन था कि उन्होंने जहां जो दम भर को पड़ाव डाला है तो इसी जगह से वापस मुड़ जाएंगे, क्योंकि आगे तपता हुआ सहरा शुरू हो रहा था। मुझे उनकी शक्लें साफ दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उनके हरकत करते जिस्म और एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें करते और बारी बारी आंखों पर दूरबीन लगाकर सहरा को तकते साफ नजर आ रहे थे। ये घड़ी बड़े तजस्सुस की घड़ी थी। मेरा अंदाजा यही था कि वो इसी मकाम से वापस पलट जाएंगे और इतनी तेज धूप में सहरा में दाखिल होने की अहमकाना हरकत नहीं करेंगे, जबकि सूरज ने आसमान से आग बरसाना शुरू कर दी थी। उनकी बातें करने की आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। फजा में एक गहरा सुकूत तारी था। दुश्मन मुझसे थोड़े फासले पर मौजूद था। मेरी जरा सी गलती, जरा सी हरकत उन्हें मेरी जानिब मुतवज्जे कर सकती थी। यही वजह थी कि मैं रेत पर औंधे मुंह बिल्कुल साकित पड़ा था और जरा सी भी हरकत नहीं कर सकता था। अचानक मेरा दिल धड़क उठा। एक फौजी राइफल कांधे पर डाले ट्रक के करीब से निकलकर जिधर मेरे वाला रेत का टीला था उसी तरफ बढ़ने लगा। शायद उसे उसके अफसर ने हुक्म दिया था कि वो रेत के बड़े टीले की तरफ जाकर जायजा ले। यहूदी फौजी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सीधा मेरे टीले की तरफ आ रहा था। उसी टीले की छांव में मैं लेटा था। मैं बिल्कुल उसकी जद में था। अभी ये यहूदी फौजी मुझसे काफी फासले पर था। मैंने तेजी से पीछे को उल्टे रेंगना शुरू कर दिया और रेंगते रेंगते टीले के अकब में उस जगह आ गया जहां मैंने गड्ढा खोद रखा था। अगर फौजी जहां आता है तो मेरा पकड़ा जाना यकीनी अमर है। जो फौजी करीब आ रहा था मेरी तशवीश में इजाफा हो रहा था। ये 5 फौजी थे। उनके पास असलहा भी था। मैं उनका मुकाबला किसी सूरत में भी नहीं कर सकता था। मैं टीले की ओट से यहूदी फौजी को करीब आते बराबर देख रहा था। अब मुझे उसकी वर्दी का गहरा खाकी रंग और सुर्खी माइल चेहरा नजर आने लगा। उसका चेहरा टीले की दूसरी जानिब उस रुख पर था कि जहां मैंने जमीन पर गड्ढा खोद रखा था। मौत मेरे सर पर पहुंच चुकी थी। मुझे मरना तो था ही, लेकिन मैं बुज़दिलों की मौत नहीं मर सकता था। मैंने कमांडो एक्शन लेने का फैसला कर लिया। चाहे जो भी नतीजा निकले, मुझे कमांडो अटैक करना होगा। मैंने तेजी से अपने जहन में एक स्ट्रेटजी बनाई और उस पर अमल करते हुए पीछे घूमकर टीले की ओट में इस तरह छुप गया कि सामने से मुझे नहीं देखा जा सकता था। उस कमांडो अटैक में मुझे बेपनाह खतरात का सामना करना था। सबसे पहली एहतियात ये करनी थी कि हमला इस कदर आनन फानन हो कि फौजी कोई आवाज भी हलक से न निकाल सके और ना ही फायर कर सके, क्योंकि ऐसी सूरत में उसके साथ ही फौजी होशियार हो जाते और फिर मुझे गोलियों की बाढ़ से कोई नहीं बचा सकता था। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू का जायजा लिया। उसका फल इतना लंबा नहीं था, लेकिन अगर होशो हवास को कायम रखते हुए ऐन दिल पर उसका भरपूर वार किया जाए तो इंतहाई कारगर भी साबित हो सकता था। मेरे पट्टे भड़कने लगे। रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई थी। मैंने चाकू को अपने दाएं हाथ में थाम लिया और टीले की ओढ़ ही में चौकस होकर बैठ गया। गौर से आगे बढ़ते यहूदी फौजी को देख रहा था। सहराई धूप की चमक में अब वो साफ नजर आ रहा था। ये नौजवान ही था, ज्यादा बोझल जिस्म भी नहीं था। मेरे होंठ भींच गए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता सांस दे रहा था कि आवाज पैदा ना हो। मैं चाहता था कि यहूदी फौजी को अगर आना ही है तो वो इस टीले की ओट में आ जाए जहां उसे दूर बैठे उसके साथ ही न देख सके। पहले यही ख्याल था कि वो टीले के बिल्कुल ही करीब नहीं आएगा और चंद कदमों के फासले से ही मुड़ जाएगा, मगर वो बराबर आगे बढ़ता चला रहा था। उसके भारी फौजी बूट रेत में धंस रहे थे। शायद उसने उस गड्ढे के बाहर पड़ी रेत को देख लिया था जो मैंने खोदा था। उसके कदम तेज हो गए और वो गड्ढे की तरफ बढ़ा। मैं तेजी से पीछे खिसक गया। अब मैं टीले की दीवार में पड़े हुए एक छोटे से शिगाफ की ओट में आ गया था, जहां से मैं यहूदी फौजी को बराबर देख रहा था। मैं इंतहाई आहिस्तगी से सांस ले रहा था। यहूदी फौजी ने ताजा खुदे हुए गड्ढे को देख लिया था। वो उस पर झुककर नीचे पानी को तकने लगा। ये बड़ा आसाब शिकन लम्हा था। इससे पहले कि वो आवाज देकर अपने साथी फौजियों को इस तरफ मुतवज्जे करे, मुझे कमांडो एक्शन शुरू कर देना था। मैंने तेजी से पीछे की तरफ सरकना शुरू कर दिया। मेरी रफ्तार में बिजली की सी फुर्ती आ गई थी। रेत पर खिसकने की वजह से आवाज पैदा नहीं हो रही थी। मैंने अपने जहन में एक स्ट्रेटजी बना ली थी। मुझे अब उसी पर अमल करना था। मैं रेत के टीले की चोटी पर जाने की बजाय उसकी ढलवान दीवार पर ही एक तरफ को रेंगता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया जहां से यहूदी सिपाही नीचे 10 फुट की गहराई पर नजर
नजर आ रहा था। मैं किसी इफरीत की तरह रेतली ढलान के साथ चिमटा हुआ था। मैं यहूदी फौजी के सर के ऐन ऊपर नहीं था, इसके लिए मुझे थोड़ा मजीद आगे को रेंगना था। लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि दुश्मन मेरे सांस की आवाज भी सुन सकता था। यहूदी फौजी गड्ढे में अपनी राइफल की नाली डाले खुदा जाने किस चीज को हिलाने जुलाने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता तो यही था कि उसे किसी तरह गड्ढे से पीछे 2 फुट तक ले आऊं, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन था। मेरा हाथ एक जगह से खिसक गया। मैंने रेत को पकड़ने की कोशिश की तो रेत नीचे गिरी। खुदा जाने उसकी आवाज यहूदी फौजी में सुन ली थी। उसने गड्ढे पर झुके झुके गर्दन घुमाकर टीले की तरफ देखा। मैं इस दौरान में टीले से उसके ऊपर छलांग लगा चुका था। मेरी छलांग में इतनी तेजी, जारहियत और फैसला कुन अंदाज था कि इससे पहले के यहूदी सिपाही संभलता मैं उसके ऊपर था। मैंने छलांग इस तरह जरा तिरछी लगाई थी कि मेरा एक बाजू उसकी गर्दन में हो और मैं उसे लेकर गड्ढे में गिरने की बजाय बाहर रेत पर गिरूं। मेरी महारत और तजुर्बा मेरा साथ दे रहा था। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। यहूदी फौजी मेरे बोझ और धचके से उछलकर गड्ढे के किनारे पर एक तरफ गिरा। उसके हाथ से राइफल छूट गई थी। ये सब कुछ बमुश्किल 2 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मेरा दायां बाजू उसकी गर्दन में यूं पैवस्त था, उसकी ठोड़ी ऊपर को उठ गई थी और दाएं हाथ ने एक भरपूर वार करके चाकू उसके सीने में पैवस्त कर दिया। दोनों हाथों से यहूदी फौजी की गर्दन को दबोचकर उसे रेत पर टीले की ओट में दबा दिया। मेरा सांस फूल गया था। यहूदी फौजी ने भी मुझे गर्दन से पकड़ रखा था, मगर उसके हाथों में अब जान नहीं रही थी और उसकी मज़ाहमत खत्म हो रही थी। हाथों की गिरफ्त भी कमजोर पड़ गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां चढ़ गई थीं और मैंने देखा कि सीने पर दिल के ऊपर उसके पसीने में तरबतर खाकस्तर वर्दी खून में सुर्ख होना शुरू हो गई थी। मगर मैं उसकी गर्दन को अभी तक दबोचे हुए था और उसे जोर जोर से झटके दे रहा था। इस कार्रवाई में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगे होंगे। यहूदी फौजी दम तोड़ चुका था। मैं उसे घसीट कर टीले के पीछे ले गया, फिर तेजी से रेंगता हुआ गड्ढे के किनारे पर आया। यहूदी फौजी की राइफल गड्ढे में गिरी हुई थी। मैं गड्ढे में सर के बल झुक गया और बाजू लंबे करके राइफल के बट को पकड़कर उसे ऊपर खींच किया। फिर पीछे खिसकता टीले की ओट में आ गया। एक नजर मुर्दा सिपाही पर डाली। उसकी मौत की तरफ से मुतमईन होकर उसकी कमर के साथ बंधे मैगजीन पाउच वाली पेटी को खोलकर अपने पास ही रेत पर रख लिया। राइफल में फंसी हुई रेत को उंगली से बाहर निकाला और ओट में से दूसरे फौजियों की तरफ देखा। दूसरे उसी तरह ट्रक के पास पथरीले टीले की छांव में लकड़ी का क्रेट सामने रखे मशरूब पी रहे थे और एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। किसी वक्त उनमें से किसी फौजी के हल्के से कहकहे की आवाज गूंज जाती। मैंने एक तरह से एक बहुत भारी बला अपने सर मोल ले ली थी। थोड़ी देर तक ये फौजी वापस नहीं गया तो उन्हें जरूर तशवीश होगी और वो उसकी तलाश में उधर चल पड़ेंगे। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। जब ट्रक के पास बैठे हुए यहूदी फौजियों को एहसास हुआ कि उनका साथी वापस नहीं आया तो उनके एक अफसर ने दूरबीन लगाकर टीले की तरफ देखा। फिर एक फौजी ने उसे आवाज दी। कोई जवाब न आया। दोनों अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ कहा। मैं उन्हें बराबर देख रहा था। दोनों अफसर तो वहीं बैठे मशरूब पीते रहे, लेकिन बाकी जो 2 फौजी थे उन्होंने मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। वो अपने साथी की तलाश में आए थे। मेरे दिल में एक दूसरी हिकमत अमली का ख्याल आया। मैं बैक वक्त उन 2 फौजियों को गुरिल्ला एक्शन से काबू नहीं कर सकता था। दोनों यहूदी फौजी मेरे टीले की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्होंने अपने साथी को 2-3 बार पुकारा। जब उसकी तरफ से कोई जवाब न आया तो दोनों फौजियों ने कांधे पर से राइफलें उतार कर अपने हाथों में पकड़ ली। अब कमांडो एक्शन का वक्त था। मैंने तेजी से चैम्बर खोल कर देखा। राइफल में मैगजीन भरा हुआ था। मेरे सेफ्टी कैच खींचा और अपनी तरफ बढ़ते हुए यहूदी फौजियों पर नजरें जमाई, मगर मेरा टारगेट उस वक्त उन दोनों यहूदियों में से कोई नहीं था। उस वक्त मेरा निशाना उन 2 यहूदी फौजी अफसरों में से एक फौजी अफसर था जो ट्रक के पास लकड़ी का क्रेट सामने रखे पत्थरों में बैठा मशरूब पीते हुए एक हाथ से दूरबीन आंखों पर रखे अपने सिपाहियों की तरफ देख रहा था। अगर इन दोनों यहूदी फौजी अफसरों में से एक फौजी अफसर को निशाना बनाने में कामयाब हो जाऊं तो फिर ट्रक के पास सिर्फ एक फौजी रह जाएगा। ये जो 2 फौजी मेरी तरफ बढ़ रहे हैं वो तो मेरी रेंज में थे ही, और चूंकि मैं घात में छुपा हुआ था और वो खुली जगह में थे इसलिए उनका जिंदा बचकर भाग जाना नामुमकिन था। मैंने खुदा का नाम लेकर नाली को जरा सा बाएं जानिब किया। दूर बैठे यहूदी फौजी अफसर को अपनी रेंज में लेकर उसका निशाना बनाया और फिर ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। मुझे एक धचका लगा और मैंने एक फौजी अफसर को उछलकर गिरते और दूसरे को ट्रक की तरफ भागते देखा। मैंने फुर्ती से राइफल का रुख अपनी तरफ आते फौजियों की तरफ कर दिया। वो दोनों फायर की आवाज सुनकर अभी भौंचक्का ही थे कि मैंने दूसरा फायर करके उनमें से एक को गिरा दिया। दूसरा फौरन जमीन पर लेट गया। अब ट्रक की तरफ से भी मुझ पर फायर आने लगा। जो फौजी रेत पर गिरा था वो मुझसे बमुश्किल 100-125 कदमों के फासले पर था। वो भी टीले की तरफ फायर कर रहा था। मुझे अब ये खदशा लाहक था कि कहीं जो फौजी अफसर जिंदा बचकर ट्रक में घुस गया है वो ट्रक लेकर वापस न भाग जाए। उसका वापस जाना मेरे लिए मुसीबत का बायस बन सकता था। इसके अलावा सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि अगर ट्रक में वायरलेस सेट हुआ तो अभी जहां आसमान पर हेलीकॉप्टर नमूदार होगा और मुझ पर गोलियां बरसानी शुरू कर देगा।